मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे इंग्लिश ग्रामर की इस नई क्लास सीरीज में। आज से हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस पूरे कोर्स में हम क्या क्या सीखेंगे और कैसे सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अप्रोच की। हम बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे एडवांस लेवल तक जाएंगे। हर एक टॉपिक को इतनी डिटेल में समझाया जाएगा कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन ना रहे। यह कोर्स उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या फिर जो इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। चाहे आप बैंकिंग, एसएससी, डिफेंस, इंश्योरेंस, यूपीएससी, सीसैट, रेलवे या स्टेट पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इंग्लिश ग्रामर सब जगह एक ही होती है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, टेंस सब सेम ही रहते हैं, इसलिए टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आपने ग्रामर को एक बार अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी एग्जाम में कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अब बात करते हैं हमारे स्टडी प्लान की। सबसे पहले हम ग्रामर के हर एक टॉपिक को डिटेल में समझेंगे, रूल्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और डीप एक्सप्लेनेशन के साथ। उसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें ताकि जो पढ़ा है वो क्लियर हो जाए। फिर हम मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस मिक्स फॉर्म में ही आते हैं। और लास्ट में हम वोकैबुलरी पर फोकस करेंगे जो आपके ओवरऑल इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। हमारी कोशिश ये रहेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक हो, हाँ ये कॉन्सेप्ट मुझे आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं। और सबसे पहला टॉपिक होगा सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसे हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। रेडी हो आप सब? चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। आज हम इंग्लिश ग्रामर को सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर सेंटेंस स्ट्रक्चर और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को बिल्कुल बेसिक से लेकर डीप लेवल तक समझेंगे। ये चैप्टर फाउंडेशन है। अगर ये क्लियर हो गया तो आगे के सब टॉपिक, टेंस, वॉइस, नरेशन एक्सेट्रा बहुत इजी लगने लगेंगे। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस को अच्छा हिंदी में क्या बोलता है? सेंटेंस क्या होता है हिंदी में? तो सबको पता होगा कि सेंटेंस को हिंदी में क्या बोला जाता है, वाक्य बोला जाता है सेंटेंस को हिंदी में। सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो गया कि वाक्य। सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन वाक्य। सेंटेंस शब्दों का ऐसा ग्रुप होता है जो कंप्लीट सेंस, पूरा मतलब देता है। इसका मतलब क्या हुआ? पूरा मतलब देता है का क्या मतलब है? बात क्लियरली समझ में आ रही है। आप कोई भी सेंटेंस पढ़ोगे, अगर आपको उसमें मतलब पूरी बात क्लियरली समझ में आ रही है, बात पूरी और स्पष्ट है, पूरी तरह समझ में आ रहा है, मीनिंगफुल सेंस देता है, मतलब पूरा मतलब देता है, मतलब बात क्लियरली और लॉजिकली समझ में आ रही है। कंप्लीट मीनिंग देता है ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है। सेंटेंस कभी भी एक शब्द से नहीं होता। सेंटेंस शब्दों का समूह होता है, शब्दों का ग्रुप होता है। कंप्लीट सेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, पूरा मतलब देता है। मतलब क्या हुआ? कंप्लीट मीनिंग देता है का बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है। ये चीज चेक कर लीजिएगा। बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा? सेंटेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट। तो देखो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि नहीं? इसमें बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है कि नहीं? कुछ मिसिंग लगता है क्या? नहीं ना। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। फिर आई एम अ स्टूडेंट, सॉरी आई अ स्टूडेंट, ये कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं समझ में आया। ये बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग, कुछ भी बात क्लियरली और लॉजिकल समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो नहीं रही।
बात मतलब इसका मतलब बात क्लियर नहीं, इसमें मतलब क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो आई अ स्टूडेंट नहीं समझ में आ रही ना, इसका मतलब क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रही, बात पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रही है, कुछ मिसिंग है इसमें, तो ये जो है इनकम्प्लीट है। तो ये सेंटेंस, ये तो सिर्फ ये सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस शब्दों का ग्रुप है जो कंप्लीट सेंस दे, जो कंप्लीट मीनिंग दे, जो पूरा मतलब देता है। बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं होता, तब जाके वो सेंटेंस होता है। बात क्लियर हो, बात अधूरी ना हो, पूरी तरह समझ में आ रही हो बात, तो वो सेंटेंस हो जाएगा। आई थिंक अभी आपको सेंटेंस क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस होता क्या है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल भी देख लिया हमने कि आई एम अ स्टूडेंट, ये कंप्लीट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें बात को पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, इसमें इसका मतलब क्लियर है, इसमें बात अधूरी नहीं है, पूरी तरह बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या है, आई एम अ स्टूडेंट, ये पूरा कंप्लीट है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है ना, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। आई अ स्टूडेंट, ये समझ में नहीं आया, थोड़ा ये समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया? इसका मतलब क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रहा। ठीक है, बात क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रहा है, बात पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रही है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये सेंटेंस नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। क्या होती है जरूरी? वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, सही अरेंजमेंट, वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर होना चाहिए, सही अरेंजमेंट होना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होएगा। ठीक है, कैपिटल लेटर से सेंटेंस स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप पे खत्म हो जाएगा। वर्ड का प्रॉपर ऑर्डर, सही अरेंजमेंट, ये सेंटेंस में 3 चीजें होना जरूरी है। वर्ड का प्रॉपर ऑर्डर, सही अरेंजमेंट, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, इसका मतलब मैंने बताया कि मतलब क्लियर होना चाहिए, इसका मतलब क्लियर आना चाहिए, बात अधूरी नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह बात समझ में आ रहा हो, पूरी तरह बात समझ में आ रही हो, बात क्लियर समझ में आ रही है, बात पूरी और स्पष्ट है, पूरी तरह समझ में आ रहा है, बात क्लियरली समझ में आ रही है, बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो कंप्लीट मीनिंग का मतलब ये हुआ। ठीक है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट और वर्ब होना जरूरी है, तो अब वो जाके सेंटेंस होगा। मतलब इसमें मतलब सेंटेंस में 3 चीज होने जरूरी है। क्या क्या? वर्ड्स का प्रॉपर ऑर्डर होना, सही अरेंजमेंट, कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। इसका मतलब भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कंप्लीट मीनिंग का बताया कि बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही हो, कुछ भी मिसिंग ना हो, और सब्जेक्ट और वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, तो फिर ये सेंटेंस हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है, वाक्य क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, समझ में आ गया होगा अब तक। तो आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के मेन पार्ट्स क्या होते हैं? हर सेंटेंस का 2 मेन पार्ट होता है, एक तो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। मतलब किसी पर्सन के बारे में बात हो रही हो, किसी के बारे में बात हो रही है। अब देखो, सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है वो सब्जेक्ट है। अब जिसके बारे में बात हो रही है तो वो पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में बात हो सकती है या किसी सामान के बारे में भी बात हो सकती है। वो पर्सन भी हो सकता है, वो थिंग भी हो सकता है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट पर्सन भी हो सकता है या कोई चीज भी हो सकती है, मतलब कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसके बारे में बात हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा।
आप सब्जेक्ट कैसे ढूंढ सकते हो? आप अगर इससे से अगर कोई भी सेंटेंस में से सब्जेक्ट आपको ढूंढना है तो आप या तो उससे कौन पूछ सकते हो, मतलब या किसने पूछ सकते हो, तो थोड़ा सब्जेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन फिर भी आप अगर इसको अच्छे से समझोगे तो भी आपको सब्जेक्ट मिल सकता है। सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेंटेंस में? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अगर वो पर्सन भी हो सकता है, थिंग हो सकता है, सामान भी हो सकता है, वो कोई सामान भी हो सकता है, और वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, या कोई वो सामान भी हो सकता है। जिसके बारे में बात हो रही है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज प्लेइंग। यहाँ राम जो है वो सब्जेक्ट है, शी इज हैप्पी, शी सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? क्वेश्चन पूछेंगे कौन या किसने, तो सब्जेक्ट मिल जाएगा। या सब्जेक्ट ऐसे भी मिल जाएगा कि जिसके बारे में बात हो रही हो, किसी पर्सन के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, या किसी वस्तु के बारे में, मतलब किसी सामान के बारे में, किसी पर्सन या थिंग के बारे में अगर बात हो रही हो तो वो सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। राम इज प्लेइंग, यहाँ राम एक व्यक्ति है, यहाँ राम एक पर्सन है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। शी इज हैप्पी, शी कौन है? गर्ल है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई सामान के बारे में भी बात हो रही होती ना तो भी वो सब्जेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जाती है वो प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई बात बताई जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट तो अभी हमने पढ़ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई बात बताई जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में अगर कोई बात बताई जा रही है तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी जितना भी पोर्शन होगा ना वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। सब्जेक्ट को छोड़ के जो भी जितना बाकी पोर्शन बचेगा सेंटेंस में तो वो आपका प्रेडिकेट हो जाएगा। मतलब या तो इस तरह से भी समझ सकते हैं और या तो इस तरह से समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जा रही है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बोला जा रहा है, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात बताई जा रही है तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। तो वो प्रेडिकेट होता है। एग्जाम्पल, राम इज प्लेइंग। राम इज प्लेइंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? राम क्या है यहाँ पे? राम सब्जेक्ट है। इज प्लेइंग क्या है? इज प्लेइंग क्या है? राम क्या खेल रहा है? राम खेल रहा है। तो राम के बारे में कोई बात कही जा रही है, राम के बारे में कोई बात बताई जा रही है, राम के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। शी इज हैप्पी, शी कौन है? यहाँ पे गर्ल है। इज हैप्पी क्या है? प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट क्यों है? क्योंकि शी के बारे में बात बताई जा रही है कि वो खुश है, तो वो ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नहीं इसका फॉर्मूला देख लेते हैं सेंटेंस का। सेंटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट इक्वल्स टू सेंटेंस। ठीक है, सब्जेक्ट हमने बता दिया, पहले बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही हो तो वो सब्जेक्ट होता है। ठीक, प्रेडिकेट बता दिया अभी कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही हो वो प्रेडिकेट होता है। और ये दोनों अगर मिल गए तो ये सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है, ये सेंटेंस का पार्ट ही तो मैंने बताया ना, सेंटेंस का पार्ट है तो सब्जेक्ट तो प्रेडिकेट है, और ये दोनों मिला दिया तो सेंटेंस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया ना प्रेडिकेट किसको बोलते हैं? प्रेडिकेट मतलब सब्जेक्ट को छोड़ के जितना भी पोर्शन होगा वो प्रेडिकेट होगा। मतलब सब्जेक्ट के बारे में, किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो बात बताई जा रही है तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। मतलब किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात बताई जा रही है तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं? टाइप्स मतलब प्रकार।
सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं? सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। असर्टिव को, असर्टिव सेंटेंस जो है इसको, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, स्टेटमेंट भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं इसको कभी कभार, मतलब असर्टिव सेंटेंस को ही डिक्लेरेटिव मतलब इसका दूसरा नाम समझ सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है या उसको स्टेटमेंट भी बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस सिंपल स्टेटमेंट होता है, मतलब असर्टिव सेंटेंस मतलब वो असर्टिव सेंटेंस क्या इंफॉर्मेशन देता है। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो इंफॉर्मेशन देता है। तो ये भी मतलब असर्टिव सेंटेंस को दो में बांटा गया है, टू पार्ट्स में बांटा गया असर्टिव सेंटेंस को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का दूसरा नाम अफर्मेटिव भी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम अफर्मेटिव सेंटेंस भी होता है। और ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस का दूसरा नाम ही अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और एक इसका पार्ट हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं असर्टिव सेंटेंस का। आई लाइक टी, शी डज नॉट प्ले। आगे बढ़ते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन, हमेशा सवाल पूछने वाला सेंटेंस जो होता है, जो सवाल पूछने वाला सेंटेंस होता है वो क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे डू यू प्ले हो गया, वेयर यू आर गोइंग। ठीक है, ये के एग्जाम्पल्स हो गए। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस हो गए, जो भी सवाल पूछने, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, सवाल पूछने वाले सेंटेंस, जो क्वेश्चंस पूछने वाले सेंटेंस, तो वो सब इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस जो ऑर्डर करे, जिससे ऑर्डर कोई दे रहा है, कोई रिक्वेस्ट करे, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट देता है, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंस देता है। जहां पे किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी से ऑर्डर, किसी को एडवाइस दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी को एडवाइस कर रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी को सजेशन दे रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर मतलब किसी को क्या किया है? क्लोज द डोर, किसी को बोला आपने क्या दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर। तो ये क्या, आपने किसी को ऑर्डर करा कि वो दरवाजा बंद कर दे, प्लीज हेल्प मी, मुझे मेरी मदद करो, प्लीज हेल्प मी। ये क्या है? रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प मी। ये क्या है? रिक्वेस्ट। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि वो आपको हेल्प करे, तो ये क्या हो जाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो इमोशन, जो फीलिंग शो करे, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो इमोशन शो करे, जो फीलिंग शो करे, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस वही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, जो फीलिंग शो करते, फीलिंग्स कैसी फीलिंग्स शो करते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो फीलिंग शो करते हैं और ये हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। जैसे कि जॉय, खुशी वाली फीलिंग, सैडनेस, दुख वाली फीलिंग, सरप्राइज,
ठीक है। तो ये जो जितनी भी ये सब फीलिंग्स होती हैं, ये सब जो शो, कोई भी सेंटेंस जो फीलिंग शो करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। मतलब जो सेंटेंस फीलिंग शो करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो इमोशन शो करता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। जो फीलिंग शो करे, जैसे कि खुशी वाली फीलिंग, जॉय वाली फीलिंग, सैडनेस, दुख वाली फीलिंग, सरप्राइज, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एग्जांपल लिख लेते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है, वाओ दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। आगे बढ़ते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच बाद में करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब हम डीप में जाते हैं। सेंटेंस के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उन्हें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। सब्जेक्ट हमने अभी बताया था, याद होगा, सब्जेक्ट अभी बताया, अभी थोड़ा टाइम हुआ अभी हमने सब्जेक्ट बताया है क्या होता है। सब्जेक्ट अभी हमने बताया था कि क्या सब्जेक्ट क्या होता है। सिंपल सब्जेक्ट सिर्फ मेन वर्ड, कंप्लीट सब्जेक्ट मतलब उसके साथ सारे डिटेल्स। ठीक है, सब्जेक्ट अभी हमने बता दिया, फिर मैं दोबारा रिपीटिंग करूंगी, उससे फिर टाइम वेस्ट होगा। आप पीछे जाकर या तो देख लेना, क्या अगर नहीं समझ में आया हो तो। अच्छा चलो बता ही देती हूँ। सब्जेक्ट जो होता है वो करता होता है, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। कोई पर्सन भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई वस्तु, कोई थिंग भी सब्जेक्ट हो सकता है। केवल काम करने वाले सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, काम करने वाला पर्सन को उसको सब्जेक्ट नहीं बोल सकते। जिसके बारे में बात हो रही है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, जिसके बारे में बात की जा रही है उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये सिंपल सब्जेक्ट भी होता है, सिर्फ मेन वर्ड। कंप्लीट सब्जेक्ट उसके साथ सारी डिटेल्स। एग्जाम्पल द बॉय इज प्लेइंग। सिंपल सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, बॉय। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या है, द बॉय। तो सिंपल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिर्फ मेन वर्ड। ठीक है, कंप्लीट सब्जेक्ट क्या होता है, उसके साथ सारी डिटेल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, द बॉय इज प्लेइंग। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है, बॉय सब्जेक्ट है। तो ये तो सिर्फ सब्जेक्ट है ना, बॉय सब्जेक्ट है। लेकिन सिंपल सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इसमें बॉय हो जाएगा। कंप्लीट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द बॉय। कंप्लीट सब्जेक्ट। प्रेडिकेट बताया, सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट के बारे में अगर बात बताई जा रही है तो वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में बात बताई जा रही है तो वो प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सारी पोर्शन प्रेडिकेट। सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा वर्ब। सिंपल प्रेडिकेट तो हो जाएगा वर्ब। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, वर्ब प्लस बाकी सब। ठीक है, वो सब प्रेडिकेट होगा। एग्जाम्पल, द बॉय इज प्लेइंग इन द पार्क। सिंपल प्रेडिकेट हो जाएगा इज प्लेइंग। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, सिंपल प्रेडिकेट बताया केवल, सिंपल प्रेडिकेट अभी बताया कि सिंपल प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, केवल वर्ब। और कंप्लीट प्रेडिकेट क्या है, कंप्लीट प्रेडिकेट इज प्लेइंग इन द पार्क। वर्ब के साथ बाकी सब भी आ गया, इन द पार्क भी आ गया। इन द पार्क वर्ब क्या है यहाँ पे, प्लेइंग। वर्ब क्या है यहाँ पे, प्लेइंग। कंप्लीट प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, इज प्लेइंग इन द पार्क। तो वर्ब यहाँ पे देखो, वर्ब तो है लेकिन इन प्लेइंग इन द पार्क भी आ गया, तो क्या हो गया, कंप्लीट प्रेडिकेट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट समझा हमने अभी तक। प्रेडिकेट समझा क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, वर्ब का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है, वर्ब का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है, वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का इफेक्ट जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं।
एग्जाम्पल, शी ईट्स एन एप्पल। एप्पल क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। शी ईट्स एन एप्पल, एप्पल क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। ईट्स एन एप्पल, ईट्स, शी ईट्स एन एप्पल, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? शी। सब्जेक्ट क्या है? ये लड़की शी है, सब्जेक्ट ये शी है। ईट्स एन एप्पल, शी ईट्स एन एप्पल, तो शी ईट्स एन, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं। शी ईट्स एन, शी ईट्स एन, शी ईट्स एन। क्या खा रही है वो? एप्पल खा रही है। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा? एप्पल के ऊपर। तो एप्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर इफेक्ट पड़ा? किसके ऊपर इफेक्ट? एप्पल के ऊपर। खा तो एप्पल रही, तो एप्पल के ऊपर इफेक्ट पड़ा तो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ एप्पल क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट को इस तरह से पता है क्या, किस पे इफेक्ट पड़ा? क्या, किस पे इफेक्ट पड़ा? किसको, किसके ऊपर पड़ा इफेक्ट? किस पे इफेक्ट पड़ा? एप्पल पे इफेक्ट पड़ा, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है, वर्ब का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। वर्ब का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमने यहाँ पे, शी ईट्स एन एप्पल, लड़की एप्पल खा रही थी। क्या खा रही थी? एप्पल खा रही थी। तो क्या खा रही थी? एप्पल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है ना, एप्पल को खाया जा रहा है तो एप्पल के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, तो एप्पल क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट के टाइप्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के टाइप्स। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट एक्शन रिसीव करता है। एग्जाम्पल, ही रीड्स अ बुक, बुक इक्वल्स टू डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, किसी को इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलता है। शी गेव मी अ गिफ्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, गिफ्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट जो है इसका पर्पस क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर वर्ड का इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, तो वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फो देता है। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, अगर आप कोई सेंटेंस पढ़ोगे, अगर सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जा रही है तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। शी इज अ टीचर, यहाँ शी जो है गर्ल है, गर्ल इज अ टीचर, तो यहाँ शी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि वो एक टीचर है, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है। ऑब्जेक्ट क्या, अभी हमने बताया कि वर्ब का इफेक्ट जिसके ऊपर पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में अगर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, दे मेड हिम कैप्टन, कुछ लोगों ने दे मेड हिम कैप्टन, तो यहाँ कैप्टन क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे के उनको कैप्टन बनाया गया, तो कैप्टन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है? फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है? फ्रेज वर्ड का ग्रुप, बट फ्रेज जो है पहले समझ लेते हैं फ्रेज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है। पहले फ्रेज समझ लेते हैं। फ्रेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश। फ्रेज को हिंदी में वाक्यांश बोलते हैं। वर्ड का ग्रुप,
वर्ड फ्रेज जो है कभी भी, फ्रेज जो है वर्ड का ग्रुप होता है, फ्रेज कभी भी एक वर्ड का नहीं होगा, ठीक है। ये फ्रेज कभी भी एक वर्ड का नहीं होगा, वर्ड का ग्रुप होता है। तो ये वर्ड का ग्रुप, ये कभी भी एक वर्ड का नहीं होगा, ये 2 वर्ड का भी हो सकता है, 2 से ज्यादा वर्ड का भी हो सकता है, वर्ड का ग्रुप होता है। पर इसमें क्या नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, और क्या नहीं होता है, वर्ब नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है फ्रेज में, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। और इसमें फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, फ्रेज हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कभी भी एक वर्ड का नहीं होता है। अभी फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है फ्रेज, सब्जेक्ट और वर्ब, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अरे इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है तो ये मीनिंग, तो ये कंप्लीट मीनिंग कैसे देगा? जब इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा फ्रेज में तो ये मीनिंग मतलब तो ये कंप्लीट मीनिंग कैसे देगा? कंप्लीट मीनिंग कैसे देगा? सेंटेंस मैंने बताया था कि कंप्लीट मीनिंग देता है, सेंटेंस हमने पढ़ा था पहले कि वो कंप्लीट, सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है, तभी तो वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का सेंटेंस होता है। सेंटेंस जो है ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, वो कंप्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस। लेकिन फ्रेज जो है, फ्रेज में ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों थे। लेकिन इससे पहले हमने सेंटेंस पढ़ा, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों होता है, वो कंप्लीट मीनिंग भी देता है सेंटेंस। लेकिन फ्रेज जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स का तो होता है, पर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है। अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो ये कंप्लीट मीनिंग तो देगा नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो कंप्लीट मीनिंग तो देगा नहीं। कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा क्या मतलब? इसका मतलब क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रही। इसका मतलब क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रही, बात क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, बात पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रही है, कुछ भी मिसिंग है। तो मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है। फ्रेज समझ में आ गया क्या हो गया? वर्ड्स का ग्रुप होता है, सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता है, इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, मतलब बात तो पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रही है, कोई चीज मिसिंग है इसमें, बात क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, तो वो तो इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स का होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फ्रेज हो जाएगा। फ्रेज समझ में आगे क्या होता है? एग्जाम्पल देख देते हैं, इन द रूम। क्या इसमें बात कंप्लीट मीनिंग समझ में आई? क्या ये इसका मतलब कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ ना क्लियर, इसका मतलब क्लियर नहीं हुआ, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आई इसको पढ़ के, ठीक है। और बात क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही, पूरी तरह समझ नहीं आ रहा इसमें, और बात पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रही है, कुछ मिसिंग लग रहा है, तो इन गुणों से कुछ समझ में नहीं आना, तो एक फ्रेज हो गया। ऑन द टेबल, कुछ समझ में नहीं आया, बात क्लियर नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ नहीं आ रहा, कोई चीज मिसिंग लग रही है, बात पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं हो रही है, तो ये एक फ्रेज हो जाएगा। क्लॉज, आगे बढ़ते हैं क्लॉज पे। आगे बढ़ते हैं क्लॉज पे। क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य, उपवाक्य बोलते हैं इसको, क्लॉज हिंदी में उपवाक्य बोलते हैं। इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होता है, पर फिर भी ये कंप्लीट मीनिंग कभी देता भी है और कभी नहीं भी देता है। क्लॉज कभी कंप्लीट मीनिंग देता भी है और कभी नहीं भी देता है। कंप्लीट मीनिंग देता है कभी और कभी नहीं भी देता है। किसमें कंप्लीट मीनिंग देता है? अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो कंप्लीट मीनिंग देता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग देता है, और अगर डिपेंडेंट क्लॉज है तो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग इंडिपेंडेंट क्लॉज में देता है और डिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग का यहाँ मेरा मतलब क्या है?
क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। कभी कभी ये कंप्लीट मीनिंग देता है और कभी कभी ये कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग कब देता है? जब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग देता है और डिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग का मेरा यहाँ पे क्या मतलब है? कंप्लीट मीनिंग का मतलब है मेरा यहाँ पे बात क्लियरली समझ में आ रही है, बात पूरी और स्पष्ट है, पूरी तरह समझ में आ रही है बात। बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो यह कंप्लीट मीनिंग देता है। कंप्लीट मीनिंग किसमें देता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज में। और कंप्लीट मीनिंग किसमें नहीं देता है? डिपेंडेंट क्लॉज में। क्लॉज सब्जेक्ट और वर्ब होता है। सब्जेक्ट और वर्ब, इस क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। तो क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते फिर भी ये कभी कभी कंप्लीट मीनिंग देता भी है और कभी कभी नहीं भी देता है। कंप्लीट मीनिंग कब देता है? जब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो। इंडिपेंडेंट क्लॉज में ये कंप्लीट मीनिंग देता है और डिपेंडेंट क्लॉज में कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है। कंप्लीट मीनिंग का क्या मतलब है इधर? कंप्लीट मीनिंग का मतलब ये है, मेरा कंप्लीट मीनिंग बोलने का क्या मतलब है? कंप्लीट मीनिंग का बोलने का मतलब है जब बात पूरी तरह एक्सप्लेन हो रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, बात क्लियर है, बात क्लियरली समझ में आ रही है, बात पूरी तरह स्पष्ट है, पूरी तरह समझ में आ रही है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, तो वो हो जाएगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। और डिपेंडेंट क्लॉज तब होगा जब कंप्लीट मीनिंग ना दे सेंटेंस। इसका मतलब क्लियर नहीं, इसका मतलब बात में क्लैरिटी नहीं है, बात अधूरी लग रही है, पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, बात क्लियरली समझ में नहीं आ रही, बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, पूरी तरह समझ में नहीं आ रही, बात पूरी एक्सप्लेन नहीं हो रही है, कुछ भी मिसिंग, कुछ तो मिसिंग है, तो उसमें हो जाएगा, तब हो जाएगा क्या? डिपेंडेंट क्लॉज। आगे बढ़ते हैं बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे इंग्लिश का बेसिक पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे इंग्लिश का फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीनों को मिला दिया जाए, सब्जेक्ट को वर्ब से और वर्ब को ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा सेंटेंस स्ट्रक्चर का। फिर आते हैं एग्जाम्पल पे। आई ईट फूड। फिर आते हैं एग्जाम्पल पे आई ईट फूड। तो इसमें इसका आई ईट फूड, इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? आई, ईट क्या है? वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है? फूड। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? सेंटेंस स्ट्रक्चर, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर। एंड सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग देता है, कंप्लीट बताता है, इसमें कोई भी अधूरी बात नहीं रहती, कोई चीज मिसिंग नहीं लगती। सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब दोनों होता है। सेंटेंस हमेशा कंप्लीट मीनिंग देता है। कंप्लीट मीनिंग का मतलब हम बता चुके हैं। टू मेन पार्ट, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है, ऑब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, मीनिंग कंप्लीट करता है। कॉम्प्लीमेंट बता चुके हैं, फिर नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिएगा। ठीक है। फ्रेज जो है नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फ्रेज जो है नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लॉज जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब।
फ्रेज नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं, दोनों नहीं होते, और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होता है कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है। सब्जेक्ट और वर्ब नहीं तो फ्रेज हो जाएगा, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों रहेंगे तो क्लॉज हो जाएगा। कंप्लीट मीनिंग सब्जेक्ट और वर्ब रहेंगे, कंप्लीट मीनिंग भी देगा तो वो सेंटेंस हो जाएगा। सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिलके एक क्लॉज भी बन सकता है। दो फ्रेज नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, दो फ्रेज भी हो सकता है, दो क्लॉज भी हो सकता है। डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो क्लॉज भी हो सकता है सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस है जैसे सिर्फ एक क्लॉज होता है। एग्जाम्पल, शी इज हैप्पी, वन सब्जेक्ट प्लस वन वर्ब इक्वल्स टू वन क्लॉज। ठीक। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस ऐड कर दो तो भी मतलब क्लॉज क्या है इसमें, आई नो इंडिपेंडेंट हो गया, दैट ही इज ऑनेस्ट डिपेंडेंट हो गया। टोटल 2 क्लॉज हो गए इसमें। कंपाउंड सेंटेंस है तो 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गए। एग्जाम्पल, आई वॉज टायर्ड बट आई वर्कड हार्ड, क्लॉज आई वॉज टायर्ड आई वर्कड हार्ड। ठीक है, क्लॉजेस इसमें हो गया। टोटल 2 क्लॉज हो गए इसमें। फाइनल क्लॉज, कितने क्लॉज हो सकते हैं सेंटेंस में? एक क्लॉज भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जितना चाहो उतना हो सकता है क्लॉज। बस कंडीशन हर क्लॉज में सब्जेक्ट प्लस वर्ब होना चाहिए। सेंटेंस में कितने फ्रेज हो सकते हैं? फ्रेज क्या होता है बता दिया था। सेंटेंस में कितने फ्रेज हो सकते हैं? एग्जाम्पल देता है, शी इज सिटिंग इन द रूम ऑन द चेयर विथ हर फ्रेंड। फ्रेज क्या हो गया? इन द रूम, ऑन द चेयर, विथ हर फ्रेंड, ये फ्रेजेस हो गए। टोटल कितने फ्रेजेस है इसमें? 3 फ्रेजेस हो गए। एक सेंटेंस में मल्टीपल क्लॉजेस हो सकते हैं, मल्टीपल फ्रेजेस हो सकते हैं, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, मिक्स का एग्जाम्पल है, when I reached the station I saw a man sitting on a bench। क्लॉजेस क्या है? when I reached the station डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, I saw a man sitting on the bench इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। फ्रेजेस क्या है? at the station, on the bench। टोटल फ्रेज 2 हो गए इसमें। क्लॉज काउंट कैसे करें? सब्जेक्ट प्लस वर्ब पेयर काउंट करो। फ्रेज काउंट कैसे करें? जहाँ सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों नहीं हो फ्रेज। क्लॉज मिनिमम 1, अनलिमिटेड पॉसिबल। मतलब क्लॉज एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, चाहे जितना चाहो। फ्रेज 0 भी हो सकता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है। ठीक है, क्लॉज क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब। फ्रेज क्या? नो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेंटेंस क्या है? क्लॉजेस प्लस फ्रेजेस। ठीक है, एग्जाम में से कभी कंफ्यूजन हो जाए बस वर्ब काउंट करो, क्लॉज मिल जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड, फ्रेज। आज की क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा। सबसे पहले हमने समझा कि सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट मीनिंग क्या होती है और एक सही सेंटेंस बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे प्रॉपर वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट वर्ब, कैपिटल लेटर एंड फुल स्टॉप। उसके बाद हमने सेंटेंस में के मेन पार्ट्स पढ़े, सब्जेक्ट
और प्रेडिकेट हमने देखा, सब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और प्रेडिकेट क्या होता है। फिर हमने सेंटेंस का फॉर्मूला भी समझा। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सेंटेंस पढ़े। इसमें हमने असर्टिव, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़े। इसके एग्जाम्पल्स भी देखे और समझा कि कौन सा सेंटेंस इंफॉर्मेशन देता है, कौन सा क्वेश्चन पूछता है, कौन सा ऑर्डर रिक्वेस्ट करता है और कौन सा इमोशन शो करता है। फिर हमने सेंटेंस के डीप पार्ट्स पढ़े, जैसे सिंपल सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, सिंपल प्रेडिकेट, कंप्लीट प्रेडिकेट। इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट और उसके टाइप्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी पढ़े। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, जिसमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट समझे। फिर मॉडिफायर पढ़ा कि सेंटेंस में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कैसे दी जाती है। अंत में हमने फ्रेज और क्लॉज पढ़े। फ्रेज में हमने देखा कि उसमें सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते और कंप्लीट मीनिंग नहीं होती, जबकि क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होते हैं। साथ ही हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज भी समझे। तो आज हमने ये सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ लिए हैं। अगर अभी भी किसी भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन या डाउट है तो आप अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइजेस करेंगे और डाउट भी क्लियर करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगी। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।